क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल, तो ये है एक फॉल्स आंसर, क्योंकि नादिर शाह ने बंगाल पर इन्वेड नहीं किया, बंगाल को नहीं लूटा। सेकंड, सवाई राजा जय सिंह वॉज रूलर ऑफ इंदौर, ये गलत जवाब है बच्चों, क्योंकि सवाई राजा जय सिंह आमेर के राजा थे, तो इसको लगाइए आप फॉल्स टिक। थर्ड, गुरु गोविंद सिंह जी was the 10th Guru of Sikh. This is right answer, तो इसको बोलिए true. Fourth one, Pune became the capital of the Marathas in the 18th century. ये भी एक सही जवाब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला डिटेल क्वेश्चन जो हो सकता है कि कई बच्चों को कुछ ज्यादा ही डिटेल लगे, इसमें 5 पॉइंट है, दो लाइन के, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए हमें इसे याद करना। हाउ वर द सिख्स ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी? सिख लोगों ने अपने आप को कैसे यूनाइट किया और मजबूत होकर के मुगलों का सामना किया, वही इस आंसर में हमें लिखना है। पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग 17th सेंचुरी Sikhs got organized into a political community. This led to regional state building in Punjab. तो जो 17th सेंचुरी है, 1601 से लेकर के 1700 का टाइम, उसमें सिख कम्युनिटी एकजुट हुई और इसने पंजाब में एक रीजनल स्टेट बनाने का काम किया सिख लोगों के लिए। सेकंड पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह fought many battles against the Rajputs as well as Mughal rulers, both before and after the institution of the Khalsa in 1699. तो गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 10वें गुरु थे सिख लोगों के, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा बहादुर, उन्होंने राजपूतों से भी युद्ध किए और मुगलों से भी किए, और ये खालसा पंथ बनाने से पहले भी हुआ और खालसा पंथ बनाने के बाद भी। तो खालसा इंस्टीट्यूशन आखिर है क्या? तो सिख लोगों में ही एक अलग ग्रुप बनाया गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिसको हम कह सकते हैं कि ये वॉरियर लोगों का ग्रुप था और है। ये ग्रुप जो भी लोग अप्रेस्ड हैं उनके लिए लड़ता था, जो लोग कमजोर थे उनके लिए लड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट, after the death of Guru Gobind Singh Ji in 1708, Khalsa revolted against the Mughal authority under the leadership of Banda Bahadur and declared their sovereign rule. तो जब गुरु गोविंद सिंह जी नहीं रहे, तब भी सिख लोग लड़ते रहे और अपने रूल को इस्टेब्लिश करते रहे। ये किया गया बंदा बहादुर के लीडरशिप में। और यहाँ पर एक और शब्द यूज हुआ है, सॉवरेन रूल। तो सॉवरेन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंट्री जो अपने सारे डिसीजन खुद लेता है या खुद सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करते हैं। तो फुल इंडिपेंडेंस के लिए जैसे हम शब्द यूज करते हैं कि वी आर फ्री, ऐसे अगर कोई देश है और वो पूरी तरीके से फ्री है, खुद अपने डिसीजन लेता है, तो उसके लिए हम सॉवरेन वर्ड यूज कर सकते हैं। Fourth, in the 18th century, Sikhs organized themselves into a number of bands called jathas, later on misls. 18th सेंचुरी 1701 से लेकर के 1800 के बीच में सिख लोगों ने अपने आप को जो ऑर्गेनाइज किया वो अलग अलग जथाज में किया। मीन्स ग्रुप डिवाइड कर लिए गए, कई सारे ग्रुप बना लिए गए, जिनको इंग्लिश में बैंड्स कहा गया और हिंदी में जत्था कहा गया। कई सारे जत्थाज मिला करके मान लेते हैं कि 100 लोगों का ग्रुप जो है उसको हम जत्था बोल रहे हैं। तो ऐसे 4, 5, 6 जत्थाज मिलाने से एक मिसल्स बन रहा है, और ये सारे मिसल्स मिला दें, सारे जत्थाज मिला दें, तो उसको कहा गया था दल खालसा, यानी कि ग्रैंड आर्मी ऑफ सिख। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, their well-knit organization
enabled them to put up successful resistance to the Mughal governors. वेल-निट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उन्होंने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उससे बहुत ही क्लियर रखा किसको क्या रोल देना है, कौन कितने लोगों को कंट्रोल करेगा, कौन कितने लोगों को लीड करेगा। इस चीज़ ने उन लोगों को बहुत ही पावरफुल बना दिया और उन्होंने सक्सेसफुली मुगल गवर्नर्स को डिफीट किया या रोका आगे बढ़ने से, और अहमद शाह अब्दाली को भी रोका। ये वही अहमद शाह अब्दाली है जिन्होंने मराठाओं को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया था। उसे सिख लोगों ने और आगे नहीं आने दिया। पंजाब और सरकार ऑफ सिर हिंद के जो प्रोविंस थे उन्हें वो जीत सका मुगल लोगों से। फिर से क्लियर करते हैं, अहमद शाह अब्दाली मुगल लोगों से पंजाब के कुछ रिच प्रोविंस और सरकार ऑफ सिर हिंद जीत लेता है, लेकिन वो और आगे नहीं आ पाता क्योंकि सिख लोग उसको बढ़ने नहीं देते, वहीं रोक लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये आंसर समझ आया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why did the Marathas want to expand beyond the Deccan? डेक्कन के बियॉन्ड क्यों जाना चाहते थे मराठास? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है बच्चों, क्योंकि वो अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहते थे, वो अपने आप को और एरिया का रूलर बनाना चाहते थे। सो देयर आर 3 पॉइंट्स ओनली। द फर्स्ट वन, मराठास वांटेड टू क्लिप अवे फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ मुगल्स। सबसे पहली बात तो ये कि मराठा अपने आप को मुगलों के कंट्रोल से बाहर ले जाना चाहते थे, तो उसके लिए उनको अपनी पावर को बढ़ाने की जरूरत थी। सेकेंड पॉइंट, मराठा किंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। तो जो डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन प्लेट्यू है, मीन्स जो साउथ का एरिया है महाराष्ट्र से लेकर के, उसको जीतना चाहते थे मराठा लोग और अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, इसलिए भी वो बियॉन्ड डेक्कन जाना चाहते थे। थर्ड पॉइंट, टू पजेस द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी इन एंटायर रीजन। और मराठा लोग जितना भी एरिया कंट्रोल कर रहे थे बच्चों, वहां से वो कलेक्ट करना चाहते थे चौथ एंड सरदेशमुखी। चौथ एंड सरदेशमुखी ये दोनों ही टैक्स हैं जो मराठा लोग लेते थे लोगों से, जिन्हें वो कंट्रोल करते थे। चौथ जैसा कि बोला जा रहा है ये है 1/4 ऑफ प्रोड्यूस। ये फार्मर से लिया जाता था, जो भी प्रोडक्शन होता था उनके खेतों में उसका 25% हिस्सा ये लोग ले लेते थे। तो दूसरी ओर सरदेशमुखी जो टैक्स है उसमें ये 9 से 10 यानी 9 to 10% एज रेंट रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। आई होप ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Do you think merchants and bankers today have the kind of influence they had in the 18th century? तो आज की डेट में जो व्यापारी होते हैं और जो बैंकर हैं, क्या उनका वैसा ही इन्फ्लुएंस है जैसा कि उनका पुराने जमाने में, खास करके 18th सेंचुरी में हुआ करता था? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी मर्चेंट्स वर मोर इन्फ्लुएंशियल देन द बैंकर। तो जो बैंकर्स हैं जैसे कि आज के, उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे मर्चेंट्स, क्योंकि उस समय कोई आरबीआई जैसी संस्था नहीं थी, ऐसे मॉडर्न जमाने वाले कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, इसीलिए वो लोग ज़्यादा लोगों को लोन दे पाते थे, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते थे, और कोई रोक टोक उनसे थी नहीं। लोगों के पास पैसे होते नहीं थे, सोर्सेज नहीं होते थे, तो मजबूरी में उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन लेना पड़ता था, और इंटरेस्ट तो देते ही थे, साथ ही इन लोगों का थोड़ा सा पावरफुल बिहेवियर भी झेलना पड़ता था। नेक्स्ट, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज का जमाना पढ़े लिखे लोगों का है, और दैट इज वाई दे आर प्रीफरिंग बैंक्स टू टेक लोन। अगर आज के पढ़े लिखे लोगों को लोन लेना है तो वो मर्चेंट के पास जाकर के लोन नहीं लेते हैं, वो बैंक जाकर के लोन लेते हैं, क्योंकि बैंक चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे देता है।
तो जब कम पैसे में लोन मिल रहा है, लीगल वे में मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज के साथ मिल रहा है, तो हम ट्रेडर के पास क्यों जाएंगे, मर्चेंट के पास क्यों जाएंगे? नेक्स्ट पॉइंट, बैंकर्स ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन द इंटरेस्ट रेट। तो गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं होती हैं बच्चों, जिनमें जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम कर दिया जाता है। तो सब्सिडीज का मतलब होता है और कम रेट में चीज़ का मिल जाना। तो बैंकों के द्वारा ऐसा होता है बहुत बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कम है, उसको और कम किया जाता है। नेक्स्ट, दे हैव डिफरेंट स्कोप्स ऑफ लोन्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस। तो आज बहुत तरीके के लोन अवेलेबल हैं। होम लोन अलग है, एजुकेशन लोन अलग है, कार लोन अलग है, पर्सनल लोन अलग है। इतने सारे लोन ट्रेडर तो नहीं देते थे, मर्चेंट्स तो सिर्फ एक तरीके का ही लोन देते थे। लास्ट, सो दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल टुडे देन द मर्चेंट। दे मीन्स बैंकर। आज के बैंकर ज्यादा पावरफुल हैं देन द मर्चेंट। ओह, विद दिस वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ डिस्कशन। तो आई होप आपने कुछ लर्निंग ली होगी। मिलते हैं एक और नए रिवीजन एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक कीप लर्निंग, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज लीव अ कमेंट। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज डोंट forget to extend your support. Please subscribe the channel. तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।